नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे एडवोकेट आर एस पठानिया, फॉर्मर एमएलए, प्रवक्ता और कल ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलकर के भी आए हैं डेलीगेशन, जिनको ये लीड कर देते हैं। पठानिया साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। पुरजोर डिमांड उठ रही है, हम बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की, तो क्यों ना जम्मू कश्मीर और पार्लियामेंट के इलेक्शन एक साथ करवा दिए जाए। सारी जमातें ये कह रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का रुख थोड़ा सा नरम है, क्योंकि मजबूरी में उनको कहना पड़ता है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज कहीं ना कहीं एक गलतफहमी का शिकार हैं जी। और ये गलतफहमी बल्कि एक भ्रांति जम्मू कश्मीर की जनता में फैलाए जाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी उनकी भ्रांति का शिकार ना हो जाएं कहीं। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में प्रजातंत्र और प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं की बहाली की पक्षधर है और इन प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं में सबसे बड़ा जो पर्व है प्रजातंत्र का, जिसे चुनाव कहते हैं, चुनाव जम्मू व कश्मीर में होने चाहिए। फिर वो चुनाव कमीशन जैसे भी डिसाइड करे, मैं बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के बयान को रेफर नहीं करूंगा। भारतीय जनता पार्टी का अपना मत है जी। कि कल को इलेक्शन कमीशन का अगर मन बनता है कि वो इकट्ठा चुनाव कराएंगे तो भारतीय जनता पार्टी 100% उसके लिए तैयार है। पूरा सपोर्ट, समर्थन, मैक्सिमम वोटर टर्नआउट, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन और कानून व संविधान के दायरे में रहकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में भाग लेगी। सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी भारतीय जनता पार्टी। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। और लोकसभा चुनाव में भी ये लोग जो अपने आप में कश्मीर के ठेकेदार बनते थे, कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा, ये हमारा मानना है। वहां कमल का फूल खिलेगा, यहाँ पर आपने कमल ककड़ी उगाई है, यानी नए डिलिमिटेशन करवा करके आधा जम्मू और आधा अनंतनाग डाल करके बीच में, वहीं से आपको उम्मीद है? देखें, कहते हैं कि वो आपके कहने पर ही सारा कपड़ा काटा गया था, इस हिसाब से कि वो बीजेपी के खाते में आ जाए, कमल ककड़ी वहाँ पे खिले। देखें, मैं फिर बोलूं कि इस देश को ज़रूरत है, इस देश की जनता की ज़रूरत है और देश का जो इम्पोर्टेंट जो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है उसकी भी ज़रूरत है कि कम से कम जो इंस्टीट्यूशंस में अपना जो फेथ है बना रहे। डिलिमिटेशन कमीशन एक संवैधानिक एक परव्यू से एक इंडिपेंडेंट एक अदारा है। परिसीमन कमीशन ने एक साइंटिफिक तरीके से इस पूरे परिसीमन को एक्चुएट किया है। इस परिसीमन की प्रक्रिया को धारा 370 की पिटीशंस में भी चैलेंज था, लेकिन उसमें भी इस पर कोई टिप्पणी उसने अपनी की नहीं है। नाउ आई वांट टू पुट एन इनवर्स, मैं एक उल्टा सवाल पूछूंगा, इनवर्स क्वेश्चन आपसे पूछूंगा या आपके माध्यम से जो लोग ये भ्रांति फैलाने की कोशिश करते हैं उनसे भी पूछूंगा कि उधमपुर और श्रीनगर अर्स्टवाइल जो लोकसभा का अगर आप जिसे कहते हैं कॉम्बिनेशन करें, तकरीबन आधा वोट बैंक ही 60% भी वोट का टोटल टर्नआउट नहीं है और 5 गुना ज़्यादा क्षेत्र है उधमपुर में जी। श्रीनगर लोकसभा को रखें, उधमपुर लोकसभा को रखें, चूंकि एरिया और जोग्राफिकल ट्रेंड बहुत बड़ा पैरामीटर है। 5 श्रीनगर मिलाएं तो 1 उधमपुर बनता है और 2 श्रीनगर मिलाएं अगर तो उधमपुर से थोड़ा सा ज़्यादा ही वोट बनता है उसमें। तो क्या अगर इसको अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ठीक करने की कोशिश की है तो मुझे लगता है, और उस ठीक करने वाली इस प्रैक्टिस में भी सुप्रीम कोर्ट का मोहर लगा है, तो मुझे लगता है वी शुड ट्रस्ट इट। और ये जो परिवारवाद, तुष्टीकरण, भाई भतीजावाद, लूट पाट खसूट, मैं, मेरा परिवार, मेरा कार्यकर्ता, 7 दशकों तक जम्मू कश्मीर ने यही देखा है। अब जम्मू कश्मीर खुले में सांस ले रहा है और लेना चाहता है। जम्मू कश्मीर का युवा एक ओपन माहौल में बात करना चाहता है, ओपन माहौल में एक पॉलिटिकल एंगेजमेंट करना चाहता है। इन पॉलिटिकल पार्टीज़ का आधार और इन पॉलिटिकल पार्टीज़ का आउटरीच ये बिल्कुल सिकुड़ गया है और बल्कि जम्मू कश्मीर में एक नया पॉलिटिकल नैरेटिव अनफोल्ड हुआ। वो नैरेटिव है विकास का, वो नैरेटिव है तरक्की का, वो नैरेटिव है जम्मू कश्मीर को एक टॉप पे, अगर मुख है पूरे देश का तो पूरे देश का मस्तक बन के, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा अपनी रैली में, जम्मू कश्मीर एक मस्तक, एक शिरोमणि पूरे देश का बन के उभरे। तो इस और जम्मू कश्मीर का एक नया एक जिसे कहते हैं माहौल बन रहा है। मैं फिर रिपीट करूंगा कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा के चुनाव, जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव, जम्मू कश्मीर में म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव, जम्मू कश्मीर में
पंचायत के चुनाव बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में होने वाले हैं। अब इसकी टाइमिंग को लेके, इसकी प्रक्रिया को लेके, कल जैसे वहाँ इलेक्शन कमीशन के सामने वो फेज को भी लेके जिसे कहते हैं को राजनीति की जा रही है, वो तो इलेक्शन कमीशन का जुरिस्डिक्शन है। आप अनंतनाग वाली सीट में 2 काउंटिंग स्टेशंस बनाइए, 1 बनाइए, अरे भाई ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है कि ये उनको करने दें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन और जम्मू कश्मीर का शासन और प्रशासन इसे तय करेगा। हमसे भी पूछा गया, हमने कहा ये तो आपका डोमेन है, दिस इज योर डोमेन, और हमने आपके साथ कोऑपरेट करना है, आपके साथ हमने अपना जिसे कहते हैं पूरा संपर्क और समन्वय बना के मैक्सिमम वोटिंग कैसे कर सकते हैं जी। जैसे 3 इंपॉर्टेंट विषय हैं, आपके ध्यान में भी ले आऊं एक बार कि 1 लाख के पास कश्मीरी माइग्रेंट जो रजिस्टर्ड हैं वोटर्स, बाय एंड लार्ज, मैं एग्जैक्ट गिनती नहीं बता रहा, जो पोस्टल बैलेट के साथ अपना 90 के दशक से अपना वोट डाल रहे हैं। तो आज बड़े बड़े आंसू गाते हैं कम्युनिटी ने एग्जाइल, इनको वापस करना। पहले उनका कम से कम कश्मीरियों के बिना कश्मीरियत हम कम से कम ईज ऑफ कास्टिंग वोट तो लाएं। तो कल हमने बात की है कि ये पोस्टल बैलेट बंद करके उनको उनके वहां पे पोलिंग बूथ सेट किए जाए ताकि उनकी वोटिंग परसेंटेज मैक्सिमम हो पाए। दूसरा, जैसा कि धर्म के नाम पे वोट कैनवेसिंग कश्मीर में होता है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। उसमें जम्मू में आप भी कम नहीं, जम्मू में भी करता होगा तो उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं। मैं बता दूं आपको, देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के मुताबिक ये एक इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस है, और इस इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस में सजा भी हो सकती है और कैंडिडेट का जिसे कहते हैं नामांकन भी रद्द हो सकता है। तो हमने बात की है उनके साथ, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। तो इलेक्शन फ्री हो, इलेक्शन फेयर हो, इलेक्शन कानून व संविधान रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के दायरे में हो और मैक्सिमम लोग उसमें उसके भागी और प्रतिभागी बने। तो ये एक मैंने कहा कि मैंने कल भी कहा कि एक स्मोक स्क्रीन, एक धुंध फैलाने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी, मैं 1 मिनट आपका लूंगा कि जनाब 10 वर्ष से यहाँ चुनाव नहीं हो रहा। अरे भाई 2018 के बाद 5 अगस्त 2019 का एक लैंडमार्क जजमेंट, एक बहुत बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर में जिसे कहते हैं धारा 370 का निरस्तीकरण, जम्मू कश्मीर में एक नई परिसीमन कमीशन की जिसे कहते हैं परिकल्प लाया गया। उसकी उस परिसीमन कमीशन ने, हमारे पास ऐसे ऐसे परिसीमन कमीशन भी हैं जिन्होंने 5-5, 6-6, 7-7 वर्ष लगाए, लेकिन इस कोरोना काल में भी उस परिसीमन कमीशन ने 2 के 2.5 साल में वर्ष 2022 में अपना पूरा का पूरा रिपोर्ट उसने जारी कर दिया। और उस रिपोर्ट को पहले सरकार ने और सरकार के बाद पार्लियामेंट ने भी तायद वर्ष 2022 में कर दिया। अब नई विधानसभा बनने के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद एक बहुत बड़ा नया एक वोटर जुड़ा है। फिर वोटर आगे पीछे भी गया है, वाल्मीकियों के साथ रिफ्यूजीज के साथ वो बहनें जिनको गैर कानूनी और गैर आईनी तरीके से वोट के हक से दूर रखा गया था। फिर जब रिलोकेशन हुई है तो कुछ वोट पहले कॉन्स्टिट्यूंसी ए में थे, अब कॉन्स्टिट्यूंसी बी में चले गए। तो एक वो डिटेल्ड पूरा एक इलेक्टोरल रिवीजन हुआ है और वर्ष 2023 में जिसे कहते हैं तकरीबन इलेक्शन की जो बिसात है, जो उसका मॉर्फेट है, वो बिल्कुल खुल के सामने आया है। अब स्टेज इज सेट। अब बार बार बताते हैं सुप्रीम कोर्ट, अरे सुप्रीम कोर्ट में तो सरकार ने डिपोज किया कि हम चुनाव करवाना चाहते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक डेट तय की थी, उसका भी हमें पूरा सम्मान है, सितंबर 2024, हमें उसका पूरा सम्मान है। लेकिन हमारे इन्फ्लुएंस पे, हमारी कमिटमेंट पे, हमारे एश्योरेंस पे कि नाउ स्टेज इज ऑलमोस्ट सेट। मैंने ये पूरा गैप एक्सप्लेन किया कि 5 अगस्त 2019 2022 की रिपोर्ट, उसके बाद का एक डिटेल जिसे कहते हैं वोटर रिवीजन के बाद नाउ स्टेज इज सेट। और जम्मू एंड कश्मीर जल्द ही असेंबली इंतखाबात देखेगा। भारतीय जनता पार्टी तैयार और एनसीपीडीपी और कांग्रेस फ्रॉड, ये कल की डेडलाइन है, ये आपके माध्यम से बताना चाहूंगा मैं। आप एक अच्छे अधिवक्ता हैं, वकील हैं, रिनाउंड पर्सनैलिटी हैं, आप कॉलमनिस्ट भी हैं, और आप ही ने 4th पिलर पर डाउट किया कि आप ऑटोनमस बॉडी की स्वायत्तता पर शक करते हैं। वो क्यों ना करें? आपके प्रधान का, अध्यक्ष जिसको आप बोलते हैं, उसका वो जो ऑडियो वायरल हुआ है, आप चिंता मत करिए, शक्ति प्रहार जी असर आप ही के खाते में डाला है। यानी आप पार्टी मुख्यालय में बैठ करके डायरेक्ट कर रहे हैं उनको, कमीशन को, कि आप इसको इस एरिया में डालें, उसको इस एरिया में डालें। फिर हम कैसे ट्रस्ट करें? ट्रस्ट डिफिसिट क्यों ना हो? जी, आपके सवाल को पुट कर दूं कि मैंने वो अध्यक्ष जी का वो वीडियो देखा नहीं है, आपसे मैंने सुना है। कई बारी ओरल जिसे कहते हैं एंगेजमेंट में किस परिस्थिति में, किस स्थिति में क्या कहा, तो कई बार नेता जिसे कहते हैं चांद भी नीचे ले आते हैं, वो चांद नीचे आता नहीं उसमें। उसका मतलब नहीं कि डिलिमिटेशन कमीशन की जिसे कहते हैं फेयरनेस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया, नॉट एट ऑल, एब्सोल्युटली नॉट, दैट्स नॉट द केस। और इस परिसीमन कमीशन ने
बड़े ही साइंटिफिक तरीके से, बड़े ही रीजनड तरीके के साथ ये परिसीमन करने की कोशिश की है। कुछ रिजर्वेशंस हमें भी थी इंडिविजुअली, मेरी, मैं पार्टी की बात नहीं करूँ, मुझे भी था कि ऐसे नहीं ऐसे हो जी, ये रिजर्वेशन ऐसे ना ऐसे हो, ये एरिया डिमार्केशन ऐसे ना ऐसे हो, लेकिन अल्टीमेटली वो एक इंडिपेंडेंट अदारा है, कोर्ट है, बट एक सेमी जुडिशियल एक अथॉरिटी है, और जो उसने किया है हमें उसमें कोई भी जिसे कहते हैं कोई डाउट, कोई डबल ओपिनियन, ना ही कोई जिसे कहते हैं कानूनी कोई पॉइंट या कानूनी कोई ऐसा कोई जिसे कहते हैं कोई प्रावधान जिसकी कोई उल्लंघना उन्होंने की है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है मेरे ख्याल से। मैं फिर अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से जितने भी मित्र ये भ्रांति फैलाने वाले की जो कोशिश करते हैं कि इस धारणा को छोड़ दें। मैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे था एक राष्ट्रीय चैनल पे, तो वो बड़ी ज़ोर से मैंने कहा चले दो बातें तो कम से कम सुन में आई इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाले विषय पे, कि आपने पहली बार सुप्रीम कोर्ट पे अपना यकीन तो जताया, फिर आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे भी अपना यकीन जताया, और आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे भी आपका यकीन जगा। चले तीन तो ये जिसे कहते हैं सिल्वर लाइनिंग्स इन द डार्क क्राउड, तो एक सुनहरी लकीरें हैं, कम से कम आपने इसके लिए अच्छा तो बोला। तो ठीक है, देखें फैसला अपने हक में आता है, मैं आप जैसे परिसीमन कमीशन कभी अपने हक में नहीं भी आता। सरकारें मुकदमा जीतती हैं, सरकारें मुकदमा हारती भी हैं, लेकिन सरकार मुकदमा हारे तो अच्छी बात है, सरकार मुकदमा जीते तो जनाब वो इन्फ्लुएंस हो गया, उसको मैनेज हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, इस धारणा असल मुकदमा सरकार ने जीत लिया 370 पर सुप्रीम मोहर लग गई है वो मुकदमा आपने जीत लिया। देखें इस देश के वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, इस देश के बैटरी ऑफ जिसे कहते हैं लॉ एंड लीगल लिमिनरीज ने उस पर अपना ओपिनियन दिया है जी, और सिवाय एक दो को छोड़ के, बल्कि फाली नरिमन जो सरकार के बहुत बड़े क्रिटिक थे, अब उनका देहांत भी हो गया, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन उनका भी जो ओपिनियन देखे, उन्होंने भी जजमेंट का विरोध नहीं किया है। हाँ, कुछ प्रक्रियाओं पर सवाल जरूर उठाए हैं और कहा है कि फैसला भी ठीक है, कुछ प्रोसीजरल एक हिकअप्स जिसे कहते हैं वो जनता के पब्लिक व्यू में जरूर लाए हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज उन्होंने भी उसके साथ अपनी आम राय एक राय रखी है। धारा 370 में आपने पॉइंट छेड़ा ही है कि धारा 370 एक मिनट भूल जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है क्या नहीं, लेकिन जो हम पे सवाल उठा रहे हैं पहले उन्हीं की बात करें जी। जवाहरलाल नेहरू पार्लियामेंट में बोले कि दिस इज ए टेम्पररी प्रावधान, घिसते घिस जाएगा। नरसिम्हा राव बोले घिसते घिसते चला जाएगा। फिर 63 में गुलजारीलाल नंदा और नेहरू जी दोबारा बोले 1963 में लोकसभा में बोले कि ये एक खाली खोखले शेल की तरह है जिसके अंदर है कुछ नहीं अब रहा ये बिल्कुल। और अब कांग्रेस वो नेहरू जी की लेगेसी को भूल गई, हमने किया तो कौन सी बुरी बात है। जी। यूनिफॉर्म सिविल कोड, भारतीय जनता पार्टी जो तब वजूद में ही नहीं थी, हमारे संविधान के मेकर्स ने अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर बात की, तो अगर भारतीय जनता पार्टी उसे करने की कोशिश कर रही है तो कौन सी बुरी बात है। तीसरे इंपॉर्टेंट विषय पे आप सवाल पुट करेंगे, मैं पहले उस पर आ जाऊँ। राम मंदिर पिछले 300-400 वर्ष से जिसे कहते हैं एक ऐसा नसूर था जो इस देश के एक सांप्रदायिक सौहार्द के लिए एक बहुत बड़ा एक खतरा, और कहीं ना कहीं इस देश के जिसे कहते हैं आगामी और दूरगामी एक कल पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता था। सुप्रीम कोर्ट ने सेटल किया, भारतीय जनता पार्टी ने इनिशिएटिव लिया, आज राम मंदिर भी है, वहाँ मस्जिद भी है। तो और ये मस्जिद ऐसे नहीं, दिस इज बेस्ड ऑन ए साइंटिफिक एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइंटिफिक एविडेंस पे ये तय है। अब चौथा एक विषय आया है, मैं आपके साथ जरूर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। मैंने पूछना था आपसे सवाल, अच्छी टाइमिंग पर पूछना था, आप पहले सब कुछ बता देते हैं। तो दर्शकों का और जितने भी श्रोता आपके इस चैनल को देखें, देखिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी का कानून नहीं है। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 में भारत की संसद ने लागू किया था, और मनमोहन सिंह बार बार डिमांड भी करते हैं। फिर मनमोहन सिंह ने की, मोरारजी देसाई ने की, बीजू पटनायक ने की, जयललिता ने की, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सीताराम येचुरी वगैरह सभी लीडर्स ने कटिंग अक्रॉस दी पॉलिटिकल लाइंस बार बार संसद के पटल से बाहर ये मांग की है कि वो माइनॉरिटीज जो एक थियोक्रेटिक स्टेट कहते हैं हम पाकिस्तान को, इट इज़ नॉट ए फुलफिलिंग डेमोक्रेसी, दैट्स ए थियोक्रेटिक स्टेट जो कि मजहब के नाम पे फंडामेंटलिस्ट, और वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है। नो आई पुट अगेन एन इनवर्स क्वेश्चन कि मुझे बताइए फिर देश में सरदारों को क्यों स्पेशल ट्रीटमेंट अपाई दे आर माइनॉरिटीज़, मुस्लिम समुदाय के लोग माइनॉरिटी क्यों हैं इस देश में, जो माइनॉरिटीज़ को हम एक स्पेशल ट्रीटमेंट की बात करते हैं जी। तो अगर हिंदू इन साथ वाले थियोक्रेटिक स्टेट्स में माइनॉरिटी में है, या सिख माइनॉरिटी में, या क्रिश्चियन माइनॉरिटी में, या ज्यू माइनॉरिटी में, या पारसी माइनॉरिटी में है, पहली बात ये आप मुझसे मानेंगे, फिर ये माइनॉरिटीज़ प्रताड़ित भी हैं,
ये भी आप मुझसे कोई मेरे मुझे लगता कोई इस पर डिबेट का विषय नहीं है। बेबीलोन के बुद्धा स्टैचूज गिरे, इसका मतलब बुद्धिस्ट वहाँ पे प्रताड़ित हो रहे हैं, उनको अपने धर्म, राइट ऑफ रिलीजन उनका खतरे में है। इनका जो ओवरऑल जो परसेंटेज है वो बहुत सारी बातें बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है जी। सवाल उठता है टाइमिंग पर जी 2019 दिसंबर में मुझे लगता है कि ये कानून आ गया और एक देशव्यापी आप देखिए 19 और 24 जी, और एमसीसी लगने में मुझे लगता है कि एक सप्ताह भी ज्यादा हो गया। टाइमिंग पर डाउट होता है। देखिए चूंकि आप विपक्ष आरोप लगा रहा है ना आप पर, देखिए कह रहा है कि भाजपा पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण की राजनीति करती है और ये एक सबूत है। देखें, पहले विपक्ष जरा कृपा करके अपने थोड़े कानूनी और संवैधानिक जिसे कहते हैं अपने कॉन्सेप्ट जरा क्लियर कर ले। जिस दिन एक कानून संसद पास करता है दैट बिकम्स ए लॉ जी, ठीक है। हाँ, उस लॉ को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसकी लॉज में छोटे छोटे जो गैप्स रह जाते हैं सरकार वो रूल्स फ्रेम करती है। चूंकि एक देशव्यापी माहौल बनाने की कोशिश की गई, उसके बाद कोविड की भी महामारी वारी रही और चूंकि इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन दोनों पे तकरीबन रोक थी पिछले 2-3 वर्ष से, और चूंकि इस चुनाव में चूंकि ये मुद्दा ना बनाए, हो सकता है इस मैं नहीं बता रहा इसमें, लेकिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, एक बात, क्या यह कानून किसी की नागरिकता कैंसिल करता है? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। क्या ये कानून, फिर बोलूं, क्या इन 6 के अलावा कोई और धर्म जिसमें इस्लाम प्रैक्टिस करने वाले भी लोग हैं, क्या उनको नागरिकता देने से परहेज करता है? बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। सिर्फ इन 6 माइनॉरिटीज को एक रिलैक्स्ड मोड और एक फास्टर मोड दिया गया, फास्टर चैनल दिया गया, ताकि कहीं फॉर्मेलिटीज में ना फंस जाए। तब तक बेचारे, वो कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तब तक बेचारों का नुकसान ना हो जाए। इतनी कोशिश करने की भारत ने अगर की है तो इस पे कम से कम ध्रुवीकरण की राजनीति और 2 प्रमुख नेताओं ने, 2 प्रमुख पॉलिटिकल पार्टीज ने, जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज ने इस पे विषय बनाने की कोशिश की गई है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सबका सम्मान सबका मान, और यहाँ माइनॉरिटीज का सम्मान अगर देश में है तो बाहर माइनॉरिटीज का सम्मान हम नहीं करेंगे तो देखिए वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे? जिसको उनको भारत संरक्षण नहीं देगा तो कहाँ जाएगा वो? आप सिख है या हिंदू है या क्रिश्चियन है या ज्यू है या पारसी है या बौद्ध है, उसे भारत संरक्षण नहीं देगा तो कहाँ जाएगा? और मैं एक लास्ट एक बताना चाहूँगा इनके लिए कि तिब्बतन मुस्लिम्स, बड़े सारे लोगों को पता नहीं है, आपके ध्यान में ले आऊँ, तकरीबन 2000 के पास इनकी गिनती है। ये तकरीबन 70 वर्ष से दलाई लामा के साथ साथ ही ये लोग भी माइग्रेट होकर आज भी कश्मीर का पार्ट है, कश्मीर के सभ्य समाज का पार्ट है। बड़ी शांति के साथ, बड़े अमन के साथ जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं, और सरकार का जो हर एक, जिसे कहते हैं जो फायदा सरकार का जो हर एक जो एक आम नागरिक को मिलता है वो भी उनके पास है उसमें। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोई ऐसा को प्रावधान ले आया जिससे उनको जाने की कोशिश की। तो ये कम से कम भ्रांति वाली राजनीति कम से कम खत्म करें। और ये ऐसा तो नहीं था कि आपने सोचा होगा कि दोबारा से शाहीन बाग जैसा माहौल बन जाए और समूचे देश में सारा हिंदू समाज यूनाइट हो जाए? अगर इन 2 पॉलिटिकल पार्टीज की अगर बात करें आप उसमें, तो वो तो ऐसा ही माहौल बनाने की कोशिश कर रही है देश भर में, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मैं आपको बोलूं, ये देश जितना हिंदू का है उतना ही मुस्लिम का है, उतना ही सिख का है, उतना ही ईसाई का, उतना ही बौद्ध पारसी किसी का। इस देश में समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इस देश की संवैधानिक स्पिरिट है और इस देश का बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी इसे गारंटी करता है। तो मुझे लगता है कि ये चुनाव विकास के नाम पे केंद्र द्वारा प्रचारित और प्रसारित जो स्कीम्स और पॉलिसीज प्रोग्राम्स उसके दम पे माना जाएगा, और जो चेंज, जो एक मेकशिफ्ट चेंज भारत के एक विकास के परिकल्प में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दौरान हुआ, या जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भारत का कद बढ़ा है, भारत का दम बढ़ा है, तो उसके एक, या भारत का जैसे विकसित भारत का एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक मिशन है, जो एक टारगेट है, या हमें देश की नंबर 3 इकोनॉमी बनने का जो हमारा एक टारगेट है, तो इन सब के ऊपर लड़ा जाएगा। और मुझे पूरा यकीन है, बड़ी विनम्रता के साथ, उद्दंडता के साथ नहीं, बड़ी विनम्रता के साथ मैं फिर बोलूँगा, तीसरी बार फिर मोदी सरकार, और फिर मोदी सरकार का जिसे कहते हैं परिकल्प भारत में देखने को मिलेगा। क्या अल्पसंख्यक भारत में सुरक्षित हैं? बिल्किस बानो का केस आता है, या फिर जिस तरीके से आपके भगवाधारी लोग कहते हैं यदि भारत में रहना होगा वंदे मातरम कहना होगा? देखिए, मैं किसी स्ट्रे कमेंट्स को लेके, किसी ने क्या कहा, किस स्थिति परिस्थिति में कहा, बाल डॉक करना बहुत सही तरीके से आती है किस स्थिति परिस्थिति में किसने क्या कहा, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैंने कहा कि सरकार
और विशेषकर मोदी सरकार जो संविधान की स्पिरिट है और जो रूल ऑफ लॉ है उसके दायरे में चलती है। रूल ऑफ लॉ, हथियार रखने होंगे, रूल ऐसे ऑफ भी बयान आते हैं। और रूल ऑफ लॉ सबके लिए सुप्रीम है जी। कि वो एक बात है। देखें ये कुछ बातें अगर इटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं यहाँ, खैर इस डिस्कशन का, चर्चा का, परिचर्चा के दायरे से बाहर चला जाएगा कि जब हमारा संविधान बना, ये संविधान जो भारत की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है उसको एक पार्ट और बाकी संविधानों को ज़्यादा इम्बाइब इसने किया, वो एक पार्ट है। और बी आर अम्बेडकर जी ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए लिविंग डॉक्यूमेंट। फिर अलग अलग कोर्ट्स ने बार बार उसको इंटरप्रेट किया और उसको, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो इंटरप्रेट किया, कानूनदानों ने इंटरप्रेट किया, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ और कुछ फेंस हिटर्स, ए सेक्शन ऑफ फेंस हिटर्स जो पर्पल एक्टिविज्म पूरे देश भर में कर रहे हैं, वो एक संविधान की और भारतीय स्पिरिट की अपने ही, जिसे कहते हैं कल्पना परिकल्पना से, जिसे कहते हैं मीडिया को या सोशल मीडिया में एंगेज करने की कोशिश करते हैं। रिसेंटली एक आपके सांसद का बयान आया है कि 400 से ज्यादा सीटें हमें इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान को बदलना है। भारतीय जनता पार्टी का वो वर्शन नहीं है जी। और वहाँ की जो कर्नाटका यूनिट है उन्होंने भी उनको शोकाज किया है अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए संविधान की जो स्पिरिट है और जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सर्वमान्य है, सर्वव्यापी है और सर्वसम्माननीय है, ऐसी कोई बात नहीं है। किसान सड़कों पर हैं, युवा सड़कों पर है, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें दिल्ली में जो सड़कों पर है, क्या क्या बताएं? जितने भी विषय हैं लंबित, पुरानी सरकारों के, पुराने निज़ामों के, पुराने हुकामों के, चाहे वो डेली वेजर की बात हो जी, रहबर तालीम की बात, रहबर ज़रात की बात हो, रहबर खेल की बात हो, रहबर जंगलात की बात हो, NYC की बात हो, या इन सब के साथ साथ मनरेगा या मनरेगा के साथ साथ NHM के मुलाजमीन की बात हो, या वो ब्लॉक्स में जो लगे हैं रूरल डेवलपमेंट में कॉन्ट्रेक्चुअल मुलाजमीन की बात हो, मैं कोई एक आध को छोड़ भी किया हूँ, तो ये सभी विषयों को सॉल्व करना, इनको क्लिक करना और एक लॉजिकल कंक्लूजन तक लेना, भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध भी है और भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध भी है इसमें। ये फिर दोहराना चाहूँगा आपके माध्यम से मैं। और ये जो पूरा, जैसे आप कह रहे हैं किसान भाइयों वाली बात है, तो सरकार बात करने के लिए तैयार है, सरकार बात भी कर रही है। जिस मांगों को, MSP को, जिसको कांग्रेस ने दरकिनार कर दिया, कि रिजेक्ट कर दिया इस मांग को आज से तकरीबन 15 वर्ष पहले, आज भारतीय जनता पार्टी की हम उस पर नेगोशिएट, हम उस पर बात करने के लिए तैयार हैं। और कुछ आइटम्स पे भारतीय जनता पार्टी ने घोषित भी किया MSP, लेकिन वो कांग्रेस जिन्होंने इसको रिजेक्ट किया, जिन्होंने ठंडे बस्ते में डाला, जिन्होंने रिजेक्ट करके डस्टबिन में डालने की बात की, आज कह रहे हैं कि जब हम सरकार पे आए तो दोबारा MSP देंगे। ये डबल स्पीक जिसे कहते हैं, दोगलेपन का एक बहुत जीता जागता उदाहरण है। किसान भाइयों से भी उम्मीद है कि एक अलग चर्चा कर लें। जितना काम किसानों की तरक्की, बहबूदी, विकास के लिए इस मोदी सरकार के दौरान हुआ है, किसी भी सरकार में आप आंकड़ों के साथ बात करें जी, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान समृद्धि की बात हो, चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड की बात हो, चाहे वो सब्सिडी पे एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के इक्विपमेंट देने की बात हो, चाहे वो कैपेसिटी बिल्डिंग उनकी बात हो, चाहे वो एक सस्ती दरों पे इरिगेशन के लिए, जिसे कहते हैं आबकारी के लिए पानी देने की बात हो, या जम्मू कश्मीर में भी आबियाना, जैसे आपको पता है अबॉलिश किया गया, अब दोबारा से कलेक्ट किया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ये खबरें नहीं, आबियाना अबॉलिश, मेरे पास तो कोई ध्यान नहीं। जितना भी द्वारा कलेक्ट किया जा जितना भी काम इस हमारी सरकारों के दौरान किसानों की और खासकर बागबानी वाले क्षेत्रों के विकास के लिए किया गया, मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ आपके चैनल पे कि इतना किसी भी सरकार ने किया नहीं। हाँ, जितनी राजनीति हमारे साथ हुई इतनी किसी और सरकार के दौरान हुई, ये मैं जरूर बताना चाहता हूँ उसमें। और रानी साहब, आखिर में ये सवाल पूछना चाहूँगा कि आपके मुद्दे क्या रहेंगे? 370, 3 तलाक, मंदिर का निर्माण, बिल्कुल CAA, एग्जैक्टली 370 को लेकर के तो यहाँ पे मौलाना आजाद स्टेडियम में रैली के दौरान उन्होंने बोल दिया, प्रधानमंत्री ने बोला कि 370 पर एक मूवी आने वाली है और हम डिजर्व करते हैं, हमने 370 में संशोधन किया, 370 हमें सीटें मिलनी चाहिए। देखें, अगर इतना बड़ा कदम, मैंने कहा कि कांग्रेस ने बार बार कहा कर नहीं पाई, अगर भारतीय जनता पार्टी ने किया तो उसका क्रेडिट तो भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए जी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। धारा 370 भारतीय जनता पार्टी जनसंघ का उस वक्त जो स्थापना जो हुई थी उसका एक मूल एक विषय था भारतीय जनता पार्टी के लिए। उस मूल विषय में जाते जाते पीछे आते आते 70 वर्ष हमें लगे, और 70 वर्ष के बाद अगर हमने किया तो हमारे कहीं ना कहीं
कार्यकर्ता बंधुओं में और विचारधारा से जो लोग जुड़े हैं उनमें एक गौरव की अनुभूति तो हो रही है जी। इसमें कोई ऐसी बात नहीं। और उस गौरव की अनुभूति के चलते चलते हम अगर जनता में अपने किए हुए विषय को दोहराएं भी नहीं, उसकी बात ना करें, तो उसको सेल ना करें, तो मुझे लगता है वो तो एक आफ्टर ऑल वी आर पॉलिटिकल पार्टी, हम कोई वो जिसे कहते हैं कोई योगी या सन्यासी मंडली तो है नहीं ना, तो अपने किए हुए काम को सेल तो करना है लोगों में। इसके अलावा जैसे आपने कहा इस देश में किया हुआ विकास, इस देश में जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम से माध्यम से मान लीजिए हर घर बिजली, हर घर जल, हर मकान पक्का, तो हर जिसे कहते हैं हर घर शौचालय, हर जनधन अकाउंट्स, तो ऐसे ही छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप या ओवरऑल जिसे कहते हैं इनकी बात करूं अगर स्कीम्स की तो शाम किसे कहते हैं यहीं पे हो जाएगी। इन सब पे चुनाव लड़ा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार दिल्ली में हुकूमत में आएगी। प्रधान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद विनोद जी, Thank you थैंक यू very much। थैंक यू, धन्यवाद। दर्शकों आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।